हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिष्टी की बड़ी बहन का ससुराल मुंबई में था, इसीलिए मिष्टी भी अपनी बहन के घर मुंबई घूमने और रहने के लिए जाती है। मिष्टी, ये क्या तू अकेली आई है? माँ तेरे साथ नहीं आई? नहीं नहीं दीदी, मैंने माँ से कहा था आने के लिए, लेकिन वो आई नहीं। उन्होंने कहा कि वो फिर कभी आ जाएंगी। चल कोई बात नहीं, तुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास आई हूँ यहाँ। सफर में थक गई होगी, चल थोड़ा सा आराम कर ले, फिर मैं तुझे खाना दे देती हूँ। ठीक है दीदी। इतना कहकर अब कोमल मिष्टी को उसके कमरे तक ले जाती है, जहाँ जाकर वो वहाँ आराम करती है। कुछ देर बाद मिष्टी अपनी एक दोस्त को वीडियो कॉल करती है। देख सोनम, मैं मुंबई आ गई हूँ अपनी बहन के घर। अब मैं कल पूरी मुंबई घूम कर आऊंगी। यार, तू बड़ी किस्मत वाली है कि तेरी बहन की शादी मुंबई में हुई है और तू वहाँ पर घूम कर भी आ सकती है। अच्छा सुन, अगर मुंबई गई है तो एक बार मुंबई का वड़ा पाव लेकर आना। मैंने सुना है कि मुंबई का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है। जो मुंबई गया और उसने वड़ा पाव नहीं खाए तो कोई फायदा नहीं है मुंबई जाने का। बहुत ही मस्त होगा ना मुंबई का वड़ा पाव। ऐसी बात है तो मैं भी जीजू से कहूँगी कि वो मुझे मुंबई का वड़ा पाव खिलाएं। हाँ, और जब तू आएगी तो मुझे भी वड़ा पाव बना कर खिलाना, बिल्कुल मुंबई जैसा। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अब रात के समय सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मिष्टी अपने जीजू सोनू के पास आती है। जीजा जी, मैंने सुना है मुंबई का वड़ा पाव बहुत ही मशहूर है, तो क्या आप मुझे कल मुंबई का वड़ा पाव खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिष्टी। अब भला मैं मेरी साली की फरमाइश क्यों नहीं पूरी करूँगा। अरे कल हम सब बाहर घूमने जाएंगे और वड़ा पाव खाएंगे बस। अरे वाह, कल तो बहुत मजा आएगा। ऐसे ही अब एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह सभी मुंबई घूमने के लिए निकलते हैं, जहां सोनू सभी को वड़ा पाव खिलाता है और मिष्टी को वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन मुंबई रहने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और मुंबई से वो घर तो आ गई थी, लेकिन अब भी उसे मुंबई का वड़ा पाव बहुत याद आ रहा था और वो खुद से मुंबई जैसा वड़ा पाव बनाती है। और कुछ देर बाद वहाँ वड़ा पाव बनाकर वो अपनी माँ के पास आती है। माँ, आज मैंने मुंबई वाला वड़ा पाव बनाया है, आप एक बार खाकर बताओ कि कैसा बना है ये। अच्छा, लेकिन तूने कब वड़ा पाव बनाना सीख लिया? वैसे तो तू उठकर एक रोटी नहीं बनाती है, आज वड़ा पाव बना दिया, क्या बात है? माँ, अगर नहीं खाना है तो कह दो, पर ऐसे मेरी और मेरे वड़ा पाव की इंसल्ट मत करो। अरे मैंने कब की तेरे वड़ा पाव की इंसल्ट? मैं तो बस पूछ ही रही थी। अच्छा लग, खाकर बताती हूँ। इतना कहकर वो अब वड़ा पाव खाना शुरू करती है और उर्मिला को भी वो वड़ा पाव बहुत पसंद आता है। अरे वाह मिष्टी, ये सच में बहुत मजेदार है। सच में मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। मुझे पता था माँ आपको ये वड़ा पाव बहुत पसंद आएगा। मैं सोनम को भी बुला लेती हूँ, उसने कहा था जब मैं मुंबई से आ जाऊंगी तो उसे वड़ा पाव बनाकर खिलाऊं। ठीक है, बुला ले उसे भी। इतना कहकर अब मिष्टी अपनी दोस्त सोनम को भी बुला लेती है और सोनम भी वड़ा पाव खाकर मिष्टी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन बीतते हैं और मिष्टी की राहुल नाम के लड़के से शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद उसकी सास कमला उससे कहती है, बहू, आज इस घर में तेरा पहला दिन है। बाकी के घरों में नई बहू खाने में कुछ मीठा बनाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू खाने में कुछ तीखा, मसालेदार और मजेदार बनाए। बहू, बना लेगी ना तू? माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी जिसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ऐसी बात है तो यहाँ क्यों खड़ी है बहू? जल्दी जा, खाना बना। बहुत टाइम हो गया कुछ स्वादिष्ट खाना खाए हुए। अभी जाती हूँ माँ जी। इतना कहकर अब मिष्टी किचन में जाती है और वड़ा पाव बनाती है। कुछ देर में मेहमान भी आ जाते हैं और मिष्टी सभी के लिए वड़ा पाव बना कर ले आती है। कमला, तुम्हारी नई नवेली बहू खाने में ये क्या ले आई? कुछ आता नहीं है क्या बनाने? हम सबके लिए बंद में सब्जी भर कर ले आई। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मुंबई का मशहूर वड़ा पाव है। माँ जी ने कहा था मीठा खाना तो सब बनाते हैं, मैं उनके लिए कुछ तीखा और चटपटा बनाऊं, इसलिए मैंने वड़ा पाव बनाया है। एक बार खाकर तो देखिए, मजा आ जाएगा। अच्छा जी, ऐसी बात है तो चलो थोड़ा चख कर देख ही लेते हैं, लेकिन इसकी शक्ल से ये कुछ खास नहीं लग रहा है। अरे कांता बहन, एक बार खा कर तो देखो। बहू इतने प्यार से बना कर लाई है तो कुछ अच्छा ही होगा ना, और आप सब भी खाओ। इतना कहकर अब सभी औरतें वड़ा पाव खाना शुरू करती हैं
जिसके बाद सभी को वड़ा पाव बहुत पसंद आता है और सभी मिष्टी की बहुत तारीफ करते हैं। सच में बहू, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया। क्यों कांता बहन, आपने भी नहीं खाया ना ऐसा वड़ा पाव? हाँ, बात तो सही है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा तो छोले पूरी लगता है मुझे, वो भी मेरी बहू के हाथों के। उसके हाथों में तो अलग ही स्वाद है। हाँ, वो तो हमने तुम्हारी बहू की पहली रसोई पर ही देख लिया था, जब उसने खाने में बस नमक ही नमक मिला दिया था। मुझे काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ, अब तो सारे काम याद आ जाएंगे ऐसे। खैर बहू, सच में ये वड़ा पाव बहुत अच्छा है। थैंक्स माँ जी, मुझे पता था आपको बहुत पसंद आएगा बड़ा पाव। अब मैं रोज आपके लिए सुबह नाश्ते में बड़ा पाव ही बनाऊंगी। ऐसे ही अब हर सुबह मिष्टी अपनी सास और अपने लिए रोज नाश्ते में वड़ा पाव बनाया करती थी। लेकिन हर दिन वड़ा पाव खा खा कर कमला थक गई थी और एक दिन, बहू आज फिर वड़ा पाव? माना कि तू वड़ा पाव अच्छा बनाती है, लेकिन रोज रोज एक ही चीज खा खा कर मैं थक गई हूँ। कल से ये वड़ा पाव बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ और बना दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी, पर मैं तो बड़ा पाव ही खाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वड़ा पाव खाने की वजह से मिष्टी कुछ ही दिनों में मोटी हो जाती है। इतनी मोटी कि उससे अब घर का कोई काम नहीं होता था, ना ही चला जाता था, ना ही बैठा जाता था। एक दिन वो अचानक बेहोश हो जाती है और एक दिन घर पर डॉक्टर आते हैं। अरे कमला जी, आपकी बहू इतनी मोटी कैसे हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, रोज सुबह वड़ा पाव खा खा कर ये खुद भी वड़ा पाव हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आता ये कब सुधरेगी। देखिए कमला जी, आप ना कोशिश कीजिएगा कि आपकी बहू वड़ा पाव खाने की आदत को छोड़ दे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन गुब्बारे की तरफ फट जाएगी। भाई, मैं तो इसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब ये सब मेरे हाथ में नहीं है बस। अब डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। अब कमला अपनी बहू को एक भी वड़ा पाव खाने नहीं देती और उसे बाहर जाकर दौड़ लगाने और वजन कम करने के लिए कहती रहती। पर मिष्टी को अब हर चीज में वड़ा पाव नजर आता है। एक दिन उसकी सास जब सोफे पर बैठी थी तो मिष्टी बाहर से आती है। अब क्या करूं, कहां से लाऊं बड़ा पाव? उसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। इतना कहकर मिष्टी यहाँ वहाँ देखती है तो सामने उसे अपनी सास के रूप में एक बहुत बड़ा वड़ा पाव नजर आता है, जिसे देखकर वो भागते हुए उसके पास जाती है। इतना बड़ा बड़ा पाव मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। आज इसे खाकर मैं अपनी पूरी भूख मिटा लूंगी। हाय, मेरा बड़ा पाव मेरे पेट में आ जा। अरे ये क्या बकवास कर रही है बहू? कहीं तेरे अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया? कहाँ दिख गया तुझे वड़ा पाव? अरे ये बड़ा पाव तो बिल्कुल माँ जी की तरह बोलता है। जो भी है, आखिर इसे जाना तो मेरे पेट में ही है ना। आजा मेरी जान, मेरा बड़ा पाव। इतना कहकर मिष्टी अपनी सास के हाथ पर काट लेती है और उसे वड़ा पाव समझकर खाने की कोशिश करती है, पर उसकी सास उसे धक्का देकर भागने लगती है। अरे मेरे बड़े पाव कहाँ जा रहा है? रुक जा, अभी मैंने तुझे खाया भी तो नहीं है। मुझसे दूर मत जा मेरे बड़े पाव। हाय दैया, कोई बचाओ मुझे, वरना मेरी ये वड़ा पाव खाने वाली बहू मुझे ही कच्चा खा जाएगी। कोई बचाओ रे। अब भागते भागते मिष्टी का पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसने अपनी सास के साथ क्या किया और अब उस हॉस्पिटल में मिष्टी को वड़ा पाव की लत से छुटकारा पाने के लिए थेरेपी भी लेनी पड़ती है। माया देवी अपने कमरे में खर्राटे लेते हुए चैन की नींद सो रही थी कि तभी उसकी छोटी बहू चंदा घूंघट किए उसे जोर से झकझोरते हुए कहती है, सासू माई, ओ हमरी सासू माई, जगा हो, भोर हो गई। कब तक चादरवा तान के पसरी रही हो? अरे उठा। कौन है? कौन है? हम है सासू माई, तोहार बहुरिया चंदा। तू पागल है? मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी जो इतनी जोर से झंझोर दिया मुझे। तू फिर घूंघट में घूम रही है। बहू कितनी बार कहा है तेरा अपना घर है, क्या बिना बात के चेहरा छुपाए रहती है। चंदा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी चौथी बहू मीनाक्षी बालों में गजरा, आँखों पे चश्मा और कांजीवरम साड़ी पहने उसके लिए कॉफी लेकर वहाँ आती है। आइयो, सासू माँ आप जग गई। मैं तो सोची थी आपको कॉफी का बढ़िया बढ़िया खुशबू से जगाऊंगी। मीनाक्षी बहू, कितनी बार कहा है तुझे स्टील के ग्लास में कॉफी मत लाया कर। एक तो इतनी थोड़ी सी कॉफी आती है इसमें, ऊपर से ये ठंडी भी नहीं होती। वो सासू अम्मा, हमारे साउथ में सभी इसी से कॉफी पीता है ना, तो हमको भी यही आदत है। और का सासू माई, हमरे गांव में भी बहुरिया ससुराल में घूंघट करके रहत है।
और फिर हम तो ये घर की सबसे छोटकी बहू हैं। तुम लोग अपना देसी पन्ना छोड़ोगी कि नहीं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। हाँ तो जल्दी से नहावन धोवन कीजिए और हम सब तब तक नाश्ता लगावत हैं। चलिए भौजी। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जब माया किचन में खाली ग्लास रखने आती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बहू लाली सिंक में बर्तन धोने की जगह एक बाल्टी में पानी भरकर उसमें बर्तनों को डुबोकर साफ कर रही है। ये देखकर माया कहती है, बहू ये कौन सी तकनीक से काम कर रही है तू? जे तो हम बर्तन घिस रही हूँ सासू माँ, चिंता न करो, जे सारे बर्तन एकदम साफ चमका दूंगी। अरे देहातन, जब सिंक में नल लगाया है तो उसे चलाकर बर्तन घिस ले। इस बाल्टी को क्यों यहाँ रखा हुआ है? का है सासू माँ, जब नल एक बार चालू हो जाता है तो बार बार बंद करे में मुझे बहुत आलस आवत है। जा मारे एक बार जा बाल्टी पानी भरकर एक समय में सारे बर्तन घिस लूं। पूरी बाबा, सासू माँ, आप रसोई में क्या कर रहे हैं? अभी तो आप नाश्ता किया था, अभी आपको भूख लग गई क्या? कर रहा है नहीं, कर रही होता है। बंगालन, तेरी बोली सुनकर तो ऐसा लगता है मैं तेरी सास नहीं ससुर हूँ। वो आमी धीरे धीरे ठीक है, बोलना सीख जाएगा। सासू माँ जी, वैसे तुम इतना गुस्से में क्यों? माया गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ उसकी दूसरी बहू सेजल झूमते हुए हाथ में बेलन चमचा लिए अचानक से गाते हुए आती है। ए हेलो, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। बाप, आप किचन में क्या कर रही हैं? तुम सबकी देसी हरकतें देख रही हूँ। अरे तुम्हारी सास आज के ख्यालों वाली शहरी मिजाज रखती है और तुम सब हो कि अभी भी देसी की देसी ही हो। ना बोलने का ढंग, ना काम करने का पता। मेरे 5 नालायक सपूतों को भी तुम ही लोग भागई। लगता है ने बाका भेजा हिल गया है। अभी हम तो देसी लोग हैं ने, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे सासू माँ को देख दोम से ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या? हम तो कहता है थोड़ी देर बोल को खुद ही चुप हो जाए। जे तो जीजी सही कह रही है, देखो तो कैसे चिचिया रही है। इनको बड़बड़ाने दियो और यहाँ से निकलते बनो। माया बोलती रहती है और उसकी तीनों बहुएं सरकते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर में जब माया बोलकर शांत होती है तो देखती है कि रसोई में कोई नहीं है। समझी कि नहीं तुम पांचों? ये देखो, तीनों ही निकल गई। हे भगवान, 5 देसी बहुओं की एक सास को इनकी देसी हरकतों से छुटकारा मिलेगा भी? ऐसा कोई तो रास्ता दिखाओ। 5 में से एक भी ढंग की नहीं है। इनको अपनी सोसाइटी के हिसाब से बर्ताव करना तो सिखाना ही होगा ना, चाहे जैसे भी हो। माया देवी खुले विचारों वाली एक हाई सोसाइटी में रहने वाली औरत थी, जिसे उसके मिजाज से हटकर 5 देसी बहुएं मिली थी जो उसकी सेवा तो खूब करती, लेकिन माया देवी को उनकी देसी हरकतें पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो उन्हें अपने रंग में रंगने की कोशिश भी करती। एक रोज माया के कानों में कुछ खटपट की आवाज आती है तो वो रसोई में जाकर देखती है कि उसकी बहू चंदा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। ये क्या खटखट लगा रखी है बहू? हम तो चटनी पीस रहे हैं सासू माई, का दिक्कत हो गई? हाँ तो बहू, चटनी पीसने के लिए सामने मशीन रखी है ना, उसमें पीस ले। क्या बड़े बड़े पत्थर पर छोटा पत्थर बजा रही है? बाप भी ने, अरे सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का तो स्वाद ही अलग होता है ने। अने वो मशीन में पीसो, अने न कितनी आवाज करती है। मेरे तो कानों के साथ साथ दिमाग में भी दर्द हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, और तू कम से कम ये घूंघट उठाकर तो काम कर। पता नहीं कौन सी हूर की परी है कि चेहरा दिखाने को राजी ही नहीं होती। यहाँ माया चंदा को सुना रही थी तो बाहर अबोनिता और लाली सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए कहती है, ए बोंदू सुनो, ये बैंगन, लौकी, तोरी तीनों 1-1 किलो तोल दो। और जे मटर कैसे लगाई? 60 रुपए किलो। कितनो भाव बढ़ा रहे हो जब मटर के दानों के? मोहे ना चाहिए। एक काम करो, जो जो जीजी ने कहो है वो के पैसे बता दियो, साथ में तनिक धनिया दे दियो। आप दोनों गांव से आई हो, शहर की नहीं लगती। तुम ही सवाल क्यों पूछता? सब्जी तोलो जल्दी। तभी दोनों को आवाज लगाते हुए मीनाक्षी वहाँ आकर कहती है, अयो रामा, दीदी सासू अम्मा बोली थी कि 1 किलो टमाटर ले आना। अन्ना, 1 किलो टमाटर भी कर देना। ठीक है, ये लो, सारी सब्जियां मिलाकर 500 रुपए हो गए। इतना महंगा सब्जी? अन्ना, थोड़ा डिस्काउंट तो दो। सही कह रही है जीजी। अरे भैया, हर बार तुमसे सब्जी लेके जात हो तो थोड़ा तो पैसे कम कर दियो। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप लोग।
अरे जो भाव है उससे 1 पैसा कम नहीं है। सब्जियों की सेल नहीं चल रही जो डिस्काउंट मिले। तीनों सब्जी वाले से बहस करने लगती है और सारे आसपास के लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने लगते हैं। कुछ देर में जब माया पौधों को पानी देने बाहर आती है तो तीनों को सब्जी वाले से लड़ता देखकर आंखें चुराते हुए वहां जाती है। चुप करो तीनों, नास पिटियो। सोसाइटी में मेरी इज्जत का भाजीपाला करके ही मानोगी क्या? अम्मा देखो ना, ये सब्जी वाला अन्ना 50 रुपए भी नहीं छोड़ रहा। अरे माताजी, कैसी बहुएं हैं आपकी, सड़क पर तमाशा कर रही हैं। ऐसे कोई मोल भाव करता है क्या? ये ले तू अपने पैसे, और तुम तीनों मुंह बंद करके अंदर चलो। तभी सभी अंदर आते हैं और माया पांचों को लाइन से खड़ा कर खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। अगले दिन वो पांचों को बुलाकर कहती है, कान खोलकर सुनो, शाम को सोसाइटी फंक्शन में जाना है, इसलिए अच्छे से तैयार होना। मेरी 5 बहुएं सबसे अच्छी और अलग दिखनी चाहिए। अच्छे से मेकअप करना, चेहरे पर चमक होनी चाहिए। चिंता नहीं करो सासू माई, हम 5 अच्छे ही दिखी हैं। औरों का तो पता नहीं, बल्कि तेरा चेहरा ना भी चमके तो चलेगा, क्योंकि तूने तो उसे घूंघट से बाहर लाना ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है कहीं इस घूंघट के पीछे चंदा का गंदा थोपड़ा ना दिखने को मिले। शाम के समय सभी अपना अपना काम खत्म करके बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में तैयार होकर बाहर आती हैं। उन्हें देखकर माया देवी दंग रह जाती है, क्योंकि पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई थी। क्या बात है, पांचों तो सच में अलग ही दिख रही हो। चंदेरी साड़ी, बालों में गजरा, मुझे तो लगा कहीं भारी साड़ी और गहनों से लदी न चली आओ पांचों। अरे वाह, हम पांचों देसी स्टाइल में तैयार हुई है न, तभी तो एकदम मस्त लग रही है। लेकिन सासू जी, आप भालो नहीं लग रहा है। क्यों, मैं क्यों नहीं दिख रही अच्छी? क्योंकि आपका साड़ी बहुत तो फीका लग। एक काम करते हैं, आज हम 5 अम्मा को अपने देसी स्टाइल में तैयार करते हैं। तभी पांचों माया को कमरे में ले जाकर एक साथ अच्छे से तैयार करती हैं। तभी खुद को शीशे में देखकर माया कहती है, बताओ, कहाँ मैं अपनी देसी बहुओं को बदलने चली थी और कहाँ अब मैं ही उनके जैसी दिख रही हूँ। भगवान के भी खेल निराले, 5 देसी बहुओं की सास को भी देसी कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।